बातें अनकही में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस की बड़ी लोकप्रिय नेत्री, छात्र जीवन से राजनीति शुरू करके आज यहाँ तक पहुँची हैं। हमारे बीच में नीतू वर्मा जी हैं, मौजूद हैं। नीतू वर्मा जी का आज इस कार्यक्रम में बातें अनकही में स्वागत है। नीतू जी, बहुत सालों से हम आपको छात्र राजनीति से देख रहे हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल के साथ आप राजनीति में आई और एक छात्र नेता के तौर पर आपने राजनीति की शुरुआत की और आज महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर भी काम कर रही हैं। आपका जो राजनीतिक सफर जो चालू हुआ वो किस तरह हुआ? क्या ऐसी बातें हुई जिससे आपको लगा कि मुझे छात्र राजनीति में आना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल अचानक से हुआ। जैसे लाइफ में कभी कभी अचानक चीज़ें हो जाती हैं। कॉलेज में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद ऐसे ही छात्र जीवन में जैसे हम कैंपेन करते हैं किसी कैंडिडेट के लिए, तो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कैंपेनिंग करते करते एनएसयूआई के साथ जुड़े और उसके बाद फिर ऐसा चांस बना कि मुझे ही चुनाव लड़ने का मौका मिला। और मुझे डर भी लगता था क्योंकि परिवार से कोई राजनीति में था नहीं, तो ना भाषण देना आता था, ना बात रखनी आती थी। कैसे सब होगा समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे सब समझ में आता गया और आज यहाँ आपके बीच हूँ। जब पहली बार आपको पार्टी ने बोला कि आपको चुनाव लड़ना है, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि जैसे कि आपका बैकग्राउंड रहा, बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही एक रेपुटेड फैमिली थी आपकी, और उस समय मैं ये मानता हूँ कि लड़कियों को राजनीति में लाना एक बड़ा चैलेंज था। उस समय आपको कैसा लगा और आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरे परिवार ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। शुरू से ही एक बेटे की तरह मुझे सपोर्ट मिला है। हर चीज में मेरी राय भी मांगी जाती थी, मुझसे पूछा जाता था। तो जब क्योंकि चुनाव लड़ना था और ये हालांकि मुझे शुरुआत में झिझक थी कि मैं कैसे कोप अप कर पाऊंगी, क्योंकि कोई राजनीति में परिवार से नहीं था, सर्विस क्लास फैमिली थी और इतने संसाधन भी नहीं थे, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे। पर मेरी राजनीतिक गुरु रही सुनीति वाधवा जी, उन्होंने और पूरी टीम ने मेरे घर पे बात की और उनको विश्वास दिलाया कि हम सब मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे और आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि राजनीति थोड़ा सा लड़कियों के लिए उस समय ऐसा फील्ड माना जाता था कि भाई रफ एंड टफ है, सिर्फ लड़के ही जा सकते। तो बस उस विश्वास पे एक मुझ पे भरोसा था परिवार वालों को, एक ऊपर वाले का साथ रहा, भगवान का जो भरोसा रहा उन पर, उसने आगे बढ़ाया। नीतू जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 बार आप पद पे रहे। बहुत बड़ी बात है कि 3 साल लगातार आपने डूसू में काम किया। पहले आप सचिव रहीं, उसके बाद उपाध्यक्ष रहीं, उसके बाद अध्यक्ष रहीं। 3 साल अपने आप को साबित करना, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि 1 साल के अंदर ही आदमी का से विश्वास लोगों का हट जाता है। उस विश्वास को आपने 3 साल तक कैसे बनाए रखा? आजकल तो लिंगदो कमेटी की वजह से केवल एक ही बार एक पोस्ट पे ही चुनाव लड़ जाता है। हमारे समय पे हम जब तक हमारी एज है, 25 साल तक की उम्र होती थी डूसू लड़ने की, हम हर पद पे चुनाव लड़ सकते थे। तो मैंने सचिव, महासचिव उसके बाद में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष 3 पद पे चुनाव लड़ा और जीता। मैं सोचती हूँ इसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनका एनएसयूआई जो हमारा छात्र संगठन था उसके प्रति विश्वास था। हमसे पहले जिन लोगों ने काम किया एनएसयूआई में जीतकर, उन लोगों के प्रति विश्वास था और कांग्रेस में जो आस्था थी लोगों की, क्योंकि हम लोग जो है पेरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस थी, तो जो विश्वास लोगों का था उसकी वजह से हम लोगों को समर्थन छात्रों का भी मिलता था। एक बड़ा उस समय जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति करते, जब आपके पोस्टर लगते थे दीवारों के ऊपर, तो मुझे अभी भी याद है कि उस समय हम भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। जब हम हॉस्टलों में जाते थे तो आपके पोस्टर कमरे में लगे रहते थे। ऐसा क्या क्रेज था लोगों में कि जब आप कॉलेजों में जाते थे दूसरे कॉलेजों के लोगों की भीड़ लग जाती थी? तो ऐसा क्या आप कैसा फील करते थे जब आपके पोस्टर आपको लोगों को हॉस्टल में देखने को मिलते हैं? जब आप एक सेलिब्रिटी की तरह फील करते हो, आप एक चुनाव लड़ रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक संगठन को और अपनी बात लेके जब छात्रों के बीच जाते हैं और जब छात्र आपको सुनते हैं, जब वो उनको एक इंटरेस्ट रहता है कि आपका क्या विजन है, आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए, तो एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, हम आज इनके बीच अगर आए हैं तो अगर इनका साथ मिले और हम जीते तो हम कुछ करके दिखा पाएंगे। तो मैं शुरू से ही एक जज्बा हमेशा मुझ में भी यही था कि अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। तो शायद भगवान ने वो उसको पूरा किया और मैं छात्र संघ के थ्रू आज पहुंचते पहुंचते इस मुकाम पर पहुंची हूँ। नीतू जी, आप बहुत एक तो अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप छात्र राजनीति करते करते ही आपको
जो है सक्रिय राजनीति में आने का मौका मिला। आप अध्यक्ष रहते रहते आपको दिल्ली में निगम का चुनाव लड़ने का मौका मिला। उस समय निगम बहुत बड़ा हुआ करता था, अब तो निगम बहुत सारे बढ़ गए हैं, और वो भी बहुत दिल्ली के एक इम्पोर्टेंट जगह से आप पार्षद रही। उसके बाद आप उस जोन की चेयरमैन भी रही। तो कैसा फील हुआ कि आप स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट रहते रहते आपको एकदम सक्रिय राजनीति में आए, एकदम ग्लैमर के साथ आप स्टूडेंट लीडर के साथ एकदम पार्षद बन गए, फिर वो उसके बाद वो आप चेयरमैन बन गए। तो कैसा आपको महसूस हुआ और कैसे कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी कांग्रेस संगठन का। मुझे 24 साल की उम्र में मैं कांग्रेस की सबसे छोटी काउंसलर कैंडिडेट थी 2002 में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष थी। और अध्यक्ष रहते रहते काउंसलर लड़ने का मौका शायद पहली बार ही मुझे मिला, और मैं जीती। वहाँ की जनता ने मुझे जिताया, कांग्रेस पे विश्वास था लोगों को, इसलिए मैं जीती। लेकिन थोड़ा डर भी था, क्योंकि पार्षद के रूप में और अध्यक्ष के रूप में आप केवल छात्र संघ की, जो छात्रों की यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स है, वो आपका मुद्दा होता है। यहाँ आपका मुद्दा है गलियां, खड़ंजे, आपका सफाई, सैनिटेशन, सड़कें, लोगों की ग्रीवांसेस, उसको हैंडल करना अपने आप में एक चैलेंज था। तो धीरे धीरे उस चीज को सीखते हुए 6 महीने तक अध्यक्ष और काउंसलर के पद पे मैंने दोनों चीजें संभाली, और कोशिश यही थी कि मैं अपना बेस्ट दूं, अपने जितना मैक्सिमम लोगों के लिए कर सकती हूँ करूँ। नहीं, आपने अपने कार्यकाल में बहुत ऐसे काम किए जिनको लोग अभी भी याद करते हैं। जब भी हम क्षेत्र में घूमते हैं, अभी ट्रैवल करते रहते हैं, एक बहुत नॉर्मल चीजें मेरे को देखने को मिलती है कि आप 2002-3 में दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001 में अध्यक्ष थी। दूसरों की आज तक भी हिंदुस्तान में कभी भी कोई NSUI का आदमी जो कि छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी संगठन का है, जब मिलता है तो ये जरूर पूछता है कि आपकी नीतू जी से मुलाकात होती है क्या। तो ऐसी क्या वजह है कि आज भी लोग आपको इतने साल के बाद भी, और आपके संगठन के नहीं, दूसरे संगठन के लोग भी आपको याद करते हैं? तो ऐसी क्या वजह है कि लोग आज भी आपको याद करते हैं? देखिए, इसके बारे में तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। मेरा एक नेचर ये है कि जिससे भी मिलूं प्यार से मिलूं, हंस के मिलूं, और एक अच्छा व्यवहार करूं, ताकि एटलीस्ट जब वो लोग से मैं दूर हूं तो मुझे वो याद कर पाए, या मेरे बारे में अगर वो सोच रहे हैं तो अच्छा सोचे। तो मेरा हमेशा से यही एटीट्यूड रहा कि जिनसे भी मिलूं मेरा व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, ताकि मुझसे अलग होने के बाद भी उन लोगों को मेरे उस व्यवहार के कारण मैं याद रहूं। बहुत अच्छा। आप जैसे पार्षद रहे, फिर चेयरमैन रहे, उसके बाद जो है आपको दिल्ली टूरिज्म में एज ए डायरेक्टर भी काम करने का मौका मिला। तो जब आप डायरेक्टर थे तो आपने टूरिज्म के लिए ऐसा क्या किया, दिल्ली टूरिज्म के लिए कुछ ऐसा आपको याद है कि कोई ऐसी अच्छी चीज की जो आज लोग उस चीज का फायदा उठा रहे हैं? उस समय जो रेगुलर हमारे मीटिंग्स होती थी, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। उन सब में एक ये सिग्नेचर ब्रिज जो बना है, ये प्रोजेक्ट उन दिनों जो है हमारी रेगुलर मीटिंग्स में उसके बारे में चर्चा होती थी कि कहाँ तक उसकी मूवमेंट है, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक उसको बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था उस समय का, जो और चैलेंजिंग भी था। हाँ, चैलेंजिंग भी था। काफी बार उसका बजट बढ़ाया भी गया, काफी बार उसमें बहुत सारे उसको बनाने में भी चैलेंजेस बहुत आए थे, रूट भी चेंज हुए उसके। हाँ, उसके रूट्स भी चेंज हुए। तो वो जो इंजीनियर्स थे वो वहां बैठते थे, हमारी पूरी मीटिंग्स होती थी, हमारे चेयरमैन भी थे साथ में। तो वो हम लोग उसमें, मुझे लगता है वो एक सिग्नेचर ब्रिज ऐसा प्रोजेक्ट था जो बार बार चर्चा में आता था। नहीं, अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, हाँ, वो एक फोटोग्राफी बहुत बड़ी करते हैं। उपलब्धि रही शीला जी के समय हमारी गवर्नमेंट की, और एक अच्छा ब्रिज बनकर तैयार। हाँ नीतू जी, एक बड़ा अच्छा एक सवाल मेरे माइंड में आया कि आपको सौभाग्य है कि आपको शीला दीक्षित जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं अक्सर शीला जी के समय के पहले के लोग जो भी दिल्ली में आए, वो जब उसके बाद आए शीला जी के टाइम में, तो उनका ये कहना था कि अरे हम तो दिल्ली में खो जाते हैं, उससे पहले दिल्ली ऐसी नहीं थी। उनके शीला जी के बाद दिल्ली एकदम बिल्कुल बदल गई, और एकदम कहते हैं कि विकास की लहर एकदम चली आई। और आपने शीला जी के साथ काम किया। मुझे लगता है कि जिस समय आप दूसरे अध्यक्ष बने, उस समय शीला जी शायद CM भी थी। तो आपका अनुभव कैसा रहा शीला जी के साथ? अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। शीला जी एक विजन के साथ में काम करती थी। उनका जो तरीका था दिल्ली को सुधारने का, उनको ये था कि दिल्ली में एक बिल्कुल चेंज होना चाहिए, दिल्ली ऐसी हो जो आम जनता के लिए कन्वीनियंट हो, चलना फिरना आना जाना। आज भी देख लीजिए, दिल्ली में जितने फ्लाईओवर ब्रिजेस जितने बने हैं, सब शीला जी की ही देन है। और आज लोग याद करते हैं शीला जी के उस विजन को, उस किए हुए काम को, कि दिल्ली अगर अच्छी बनी, अगर खूबसूरत बनी, तो शीला जी के समय पे बनी।
चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, शीला जी के काम को कोई नकार नहीं सकता। दिल्ली में चाहे मेट्रो का आना हो, चाहे एम्स के पास में, क्योंकि मैं उधर रहती हूँ, वहां पे क्या बुरा हाल होता एम्स था। वाली रेड लाइट में वो जो बिल्कुल। रेड लाइट थी, आज वो फ्लाईओवर्स देख लीजिए हर डायरेक्शन में, और इसी तरीके से पूरे दिल्ली में विकास हुआ। सिग्नेचर ब्रिज भी। हाँ, सिग्नेचर ब्रिज भी उन्हीं की देन है। और शीला जी का तरीका, हम लोग क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट्स थे, और हम लोगों को भी बहुत प्यार से, बहुत, मैंने इच्छा जाहिर की कि चुनाव लड़ना चाहती हूँ मैं कॉर्पोरेशन का, क्योंकि सबने कहा कि कॉर्पोरेशन भी आ गए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा कि जाओ, गो बढ़िया। अहेड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यंग जनरेशन वांट्स टू कंटेस्ट एमसीडी इलेक्शंस। उन्होंने बिल्कुल, मतलब बहुत खुले दिल से उसको स्वीकारा। अक्सर हम सुनते हैं कि शीला जी जो है वो बहुत सख्त रवैया था उनका, बहुत ज्यादा अपने डिसीजन के मामले में सख्त रहना, और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी चीज में। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपने कोई बात कही और उन्होंने ना मानी? नहीं, ऐसा, क्योंकि हम लोग शायद बच्चे थे उनके आगे, तो हम लोगों को ज्यादातर उनसे प्यार ही मिला। और हम लोगों ने कभी भी कोई कार्यक्रम रखने के लिए उनको बुलाया। मुझे याद है जब मैं डूसू अध्यक्ष थी, तो हमने दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के साथ मिलकर एक सेल्फ डिफेंस के ऊपर कार्यक्रम, वर्कशॉप रखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही। तो शीला जी को मैं गई, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे, क्योंकि दिल्ली सरकार का ही एक पार्ट है महिला आयोग, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेट करके कार्यक्रम करना चाहते हैं, और ये सेल्फ डिफेंस का पहले वर्कशॉप रहेगा, दिल्ली पुलिस के लोग रहेंगे, फिर ये हर महिलाओं के कॉलेजेस में हम करवाएंगे, वुमेन कॉलेजेस में। तो मुझे याद है कि जब उनको हमने ये बात कही, तो उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा जिस दिन करना चाहते हो मुझे टाइम पहले बता दो, होगा टाइम, नहीं होगा, कुछ भी होगा, मैं उसमें पहुंचूंगी। और वो आई, बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने पूरा वो वर्कशॉप देखा। अच्छा, पूरा टाइम दिया? हाँ, पूरा टाइम दिया। और जिस तरीके से वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, वो एक दिल्ली पुलिस की महिला थी वो, और कुछ लोग और थे, तो उन्होंने पूरा वो देखा, उसको बहुत सराहा, बहुत अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद में जब हमने कुछ कॉलेजेस में उसको, लक्ष्मीबाई कॉलेज में भी उसको स्टार्ट किया, उसको हमने विवेकानंद कॉलेज में स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने मुझसे फीडबैक भी लिया। अच्छा, कि जब, हाँ, कि तुमने वो वर्कशॉप कराई थी, तुम्हारे कॉलेजेस में वो चल रहा है क्या? अच्छा, कि क्या कर रही हो, उसको तुमने आगे कंटिन्यू किया या वहीं तक था? मतलब वो उस चीज को रिकग्नाइज करती थी कि आपने कुछ काम किया, और अच्छा किया, नहीं किया, फॉलो अप भी चाहिए। अच्छा, मतलब फॉलो अप भी रखती थी? फॉलो अप। अच्छा, उसके बाद फिर आप यूथ कांग्रेस में भी रहे? जी, इंडियन यूथ कांग्रेस में भी आपको काम करने का मौका लगा, शायद 2-3 साल आप शायद यूथ कांग्रेस में भी रहे। तो यूथ कांग्रेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले छात्र राजनीति, फिर पार्षद, फिर चेयरमैन, उसके बाद यूथ कांग्रेस, कैसा अनुभव रहा आपका? यूथ कांग्रेस में भी थोड़ा सा एग्रेसिव ज्यादा थे हम, डेमोन्स्ट्रेशन करना, आगे बढ़ना, थोड़ा सा जो मुद्दे हैं उसको उठाना। हालांकि गवर्नमेंट हमारी अपनी थी, फिर भी हम लोग उसमें, क्योंकि दिल्ली में जब मैं थी तब हमारा अपनी गवर्नमेंट थी, उसके बाद भी हम लोग, जब मैं नेशनल टीम में रही तो भी हम लोग, मेरे पास भी कंट्रोल रूम का चार्ज था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही थी वहां पर, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट था। छात्र राजनीति में बेसिकली आपके छात्रों के मुद्दे हैं, डीयू में आपका कैसा होना चाहिए, उन लोगों को आप एड्रेस करते हो। यूथ कांग्रेस में आपका पूरा, आपके शहर से लेके पूरे देश का मुद्दा है, तो आप हर मुद्दे पे आपका वो रहता है। तो उस समय आप स्टेटों के भी इंचार्ज रहे या सिर्फ आप ऑफिस के इंचार्ज? उस समय मैं एक्चुअली, मेरी शादी हुई थी 2005 में, तो मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा दूसरा बेटा होने वाला था, तो इस वजह से फिर मेरा इंटर स्टेट का जो है वो ट्रैवलिंग नहीं हुई, पर मैंने दिल्ली में जितना समय दे सकती थी मैंने यूथ कांग्रेस ऑफिस में दिया। एक बात जो मुझे हमेशा सुनने को मिलती है कि आपने कभी हमेशा अपने कामों को ध्यान दिया, आपने कभी राजनीति की वजह से परिवार को डिस्टर्ब नहीं किया, परिवार की वजह से राजनीति को डिस्टर्ब नहीं किया। जहां आपको लगा कि एक बहू के रूप में खड़ा होना है तो उस समय आप पूरे खरी उतरी, जहां लगा कि आपको एक पत्नी के रूप में होने तब खरी उतरी, जहां लगा आपको कांग्रेस के नेत्री के रूप में खड़ा होना वो भी खड़ी नहीं। तो इस तरह कैसे बैलेंस किया आपने? परिवार को बैलेंस किया, आज भी सब लोग एग्जाम्पल दें कि नीतू जी ने छात्र राजनीति के बाद परिवार को इतना बैलेंस करके चली, अपने सास ससुर की भी सेवा की, साथ साथ माँ बाप की भी सेवा करी, पार्टी का भी काम किया, तो ऐसे कैसे बैलेंस किया? तो बड़ा चैलेंजिंग काम है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी आपके परिवार का साथ होता है। आपका परिवार अगर आपको सपोर्ट करता है तो आप सब चैलेंजेस को पार कर जाते हैं।
तो मैं खुशकिस्मत कहती हूँ अपने आप को कि मुझे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जहाँ जन्मी, मेरे माँ बाप, दादा दादी, मेरे भाई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं छात्र राजनीति में जब मैंने चुनाव लड़ा, कैंपेन किया और मैं जीती, तो मेरे उस परिवार ने साथ दिया। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, पापा मम्मी जो हैं, और मेरे बच्चों तक का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। हालांकि वो बहुत छोटे छोटे थे जब मैंने उनको छोड़कर भी राजनीति की है, चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार का मुझे बहुत साथ मिला है, जिस वजह से मैं हर चैलेंज को पार कर पाई। जिस रोल में जब मुझे खड़े होना है तो मैं उसमें इसीलिए कामयाब हुई कि सब मेरे परिवार वाले मेरे साथ खड़े थे। जी, क्योंकि जैसा आपने उनके साथ व्यवहार रखा और जिस तरह से आपने अपने आप को साबित किया, उन लोगों ने भी उसी वो प्रकार कहते आपको- हैं कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ है। यहाँ पे सफल औरत के पीछे आदमी का हाथ है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए आज मैं समाज में भी और अपने घर पर भी, परिवार में भी अपने रोल अदा करने में कामयाब हूँ। एक चीज मैंने खुद भी महसूस की और देखने को मिलता है कि आपने कभी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाया। आपने कभी उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कभी आपको कई बार मुझे भी लगता है कि कई बार आपको ऐसे मौके मिले होंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और मैं किसी चीज को शॉर्टकट पकड़ लूँ तो मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊँ। कई लोगों ने कहा कि जो आज नीतीश जी को मिलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा उनको मिलना चाहिए, जो अभी नहीं मिला। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मेरी किसी वजह से मेरा नुकसान हो गया, या मैं अगर कल्चर के हिसाब से जो आजकल कल्चर है शॉर्टकट का, अगर वो करती तो शायद बहुत आगे निकलती? ऐसा कभी महसूस किया आपने कभी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे भाग्य में मुझे दिया लिखा है वो मुझे मिल के रहेगा। मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी। मैं शुरू से ही शुरू करती हूँ कि मैं अमृतसर में पैदा हुई। मैं 7 साल की थी जब हम दिल्ली आए। शायद तभी तय हो गया था कि मुझे राजनीति में आना है और दिल्ली में आकर चुनाव लड़ना है। तो मेरी परिवार वहां से माइग्रेट होके दिल्ली आकर शिफ्ट हुआ। उसके बाद चीजें ऐसी चलती गई कि मेरा एक सर्कल बन गया, मुझे ऐसे सपोर्टिव लोग मिल गए, साथ मिला, एक ग्रुप ऐसा मिला जिन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया। अदरवाइज मेरे घर में मैं चुनाव लड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि सर्विस क्लास फैमिली थी और दिल्ली में आपको पता है कि परिवार है, माँ बाप है, एक इंसान के लिए अपने माँ बाप, वाइफ है, हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं। तो ऐसा परिवार अगर सर्विस वाला है तो उनका अपना घर का ही जो है सिस्टम पूरा हो पाता है। तो उसके अलावा चुनाव लड़ने का तो सोच भी नहीं सकते थे, पर वो मेरे भाग्य में लिखा था, तो इस तरीके के साथ बन गए। सुनीति जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं चुनाव लड़ने के लिए सोच भी पाई और उन लोगों की पूरी टीम मेरे साथ लगी। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते भी जब मैंने चुनाव लड़े हैं, जैसे 2020 के चुनाव लड़ा मैंने विधानसभा का, तो फिर जब मेरी शादी हुई तो ये परिवार भी सपोर्टिव था। उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, भगवान की दया से सब ठीक है, हम आपको मदद करेंगे। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बच्चों को उन्होंने कहा हम संभालेंगे, तुम आगे बढ़ो, तुमने जो पौधा लगाया है हम उसको पेड़ बनते हुए देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। हम उस पौधे को यहीं रौंदना नहीं चाहते। तो हमसे जो सपोर्ट मिलेगा, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपको फिजिकल हो, तो इसलिए मुझे सपोर्ट मिला। वो भाग्य में लिखा था तो चीजें चलती गई। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अपना कर्म करूं और सीधा कर्म करूं। एक लाइन मैंने खींच रखी है, अपनी लिमिट्स इंसान खुद ही बनाता है। बहुत तो मैंने अपनी कुछ लिमिट्स, अपनी रेखाएं खींच रखी हैं अपने आसपास, मुझे क्या करना, क्या नहीं करना। तो मेरा एक दायरा है, तो मुझे इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। दायरे से बाहर निकलूं तो शायद बहुत कुछ और पालूं, पर मुझे लगता है कि इस दायरे के अंदर चलते हुए जो मेरे भाग्य में है वो आएगा। मैं अपना कर्म करती जा रही हूँ। अगर मुझे पार्टी में जिस भी रूप में काम करने का मौका मिला, जब मैं पार्षद थी, जब मैं अभी चुनाव लड़ी, मैं यूथ कांग्रेस में थी, महिला कांग्रेस में थी, जहां इंचार्ज बनाया, जहां मैंने ट्रैवल भी किया और मतलब इस सोच के साथ किया कि मैं अपना कर्म कर रही हूँ। अब भाग्य में जो है वो मुझे मिलकर रहेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता। तो इसलिए मन में कंटेंट, मतलब आपने कर्म को अपना मूल मंत्र बनाया और जो डेस्टिनी है, जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप भगवान कहते हैं ना कि आप कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। तो मैंने भी कर्म कर रही हूँ। हाँ, होती है फल की इच्छा भी कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आएगा, होगा। नहीं, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है और आपका जो कर्म पे ज्यादा आपका फोकस रहता है। आप जब 2020 में चुनाव लड़ी विधानसभा का, तो कैसा आपको अनुभव रहा?
क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन बड़ा भी होता है और अचानक से विधानसभा लड़ जाना, और उस समय जिस समय मुझे लगता है पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उस समय भी आपने अपने आप को साबित किया और आपके सामने भी बड़े धुरंधर लोग लड़े, लेकिन चूंकि आपका पूरा बैकग्राउंड पुराना बड़ा था और पार्टी ने आप पे विश्वास भी किया, 2020 में टिकट दिया, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और क्या एक्सपीरियंस लिया आपने चुनाव के दरमियान? देखिए, उस समय दिल्ली में अजय माकन जी प्रदेश अध्यक्ष थे जब 2020 का चुनाव था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब कोई घबराहट तो नहीं, कुछ ऐसा डर तो नहीं? तो मैंने कहा नहीं सर, लड़ूंगी। वो बोले मैं तुमको चुनाव लड़वाना चाहता हूँ और आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं, पर माहौल पर। मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, आपने विश्वास किया है, मैं जरूर उसमें आगे बढ़ना चाहूंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, अजय माकन जी ने, और मैं वो चुनाव लड़ पाई और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप पार्षद लड़ते हैं तो केवल एक वार्ड तक आप सीमित रहते हैं, यहाँ 3 वार्ड्स थे, अलग अलग समीकरण तीनों वार्ड्स का, अलग अलग चार्जर भी वार्ड है, हाँ कहीं कहीं 6 भी हैं, 7 वार्ड्स भी हैं, लेकिन मेरे यहाँ 3 वार्ड्स थे और अलग अलग समीकरण। कुछ गांव भी हैं हमारे यहाँ, अर्बनाइज्ड विलेजेस हैं, कुछ कॉलोनीज हैं, कुछ पॉश एरिया भी बहुत है। तो अलग अलग तरीके के लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। तो एक चैलेंज तो था, क्योंकि माहौल समझ में आ रहा था कि हमारे फेवर में बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारे मेरे अपने साथियों ने कहा भी कि ये समय नहीं है सही, लेकिन मुझे लगा कि अगर पार्टी ने भरोसा करके मुझे ये मौका दिया या मुझ पर ये जिम्मेदारी लगाई, तो सिपाही होने के नाते मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा नीतू जी, आपने पहले सुनीति जी का एग्जाम्पल दिया, फिर आपने अजय माकन जी का दिया। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि राजनीति में लोग जो मदद करते हैं उनको नहीं याद करते। एक स्टेप बढ़े तो पहले स्टेप को भूल गए, दूसरे स्टेप से तीसरे गए तो दूसरे को भूल गए। ऐसा क्या है कि आपको जिसने भी सपोर्ट किया लाइफ में, जिसने भी मदद की, आज भी आप हर व्यक्ति को नाम लेके बुलाते हैं, जब भी आपसे कोई मिलने जाता है तो उसके साथ का कोई साथी हो तो उसके बारे में भी आप पूछते हैं कि उनके क्या हाल हैं, वो कैसे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे है कि नेतागिरी में तो लोग भूल जाते हैं जिनका भी सपोर्ट, लेकिन आप याद रखते हैं? ऐसा क्या है कि आप इन सब चीजों को याद रखते हैं? मुझे लगता है कि अच्छा व्यवहार ही इंसान का एक चीज जो है, जो उसके साथ जाएगी। हम इस दुनिया में कल नहीं रहेंगे, तो एक हमारा एक बिहेवियर, लोगों के साथ किया हुआ व्यवहार ही याद रह जाता है। जैसे अभी हम शीला जी के अच्छे काम, उनके व्यवहार की चर्चा कर रहे थे, तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका जो अच्छा व्यवहार किया हुआ हमारे साथ में, हमें वो याद है। तो इसी तरीके से एक इंसान किसी के साथ किस तरीके से बात करता है, अगर हम थोड़ा सा अच्छे से किसी से बात कर लेंगे, और वो चीज सदियों याद रहती है, जब तक वो इंसान चला जाएगा उसके बाद भी याद रहेगी। तो मुझे लगता है कि आपस में थोड़ा सा अमर होना इसी को कहते हैं। जिस व्यक्ति को आप बार बार याद करें, उनकी काम को याद करें, इसे अमर होना कहते हैं जी। अब हमने विधानसभा की बात भी की, छात्र राजनीति की बात की, उसके बाद आप महिला कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी आपने काम किया, हरियाणा में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में। बहुत सारे महिलाओं के साथ काम करना बड़ा चैलेंजिंग है। हाँ, बहुत ज्यादा। और महिला यूथ कांग्रेस में काम करना, एनएसयू में काम करना अलग था, और महिला कांग्रेस में टोटली डिफरेंट था, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस। महिलाएं हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, वुमन एम्पावरमेंट, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचती है। तो आपको वो अनुभव भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह इतनी सारी महिलाओं के बीच में उनको सबको साथ लेके चलना, और जो भी आपके पास महिला जाती है वो अचानक से जुड़ जाती है आपके साथ। हमने भी कई लोगों को देखा कि आपके पास गई तो वो आपकी होके रह गई। तो ऐसा क्या है कि कैसे कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए एज ए महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव के रूप में? फिर एक नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी शोभा ओझा जी। अच्छा, मध्य प्रदेश से? हाँ, मध्य प्रदेश। जी जी जी। वो थी, जब वो अपनी कमेटी बना रही थी, तो एक दिन मेरे पास ऑफिस से फोन आता है कि महिला कांग्रेस ऑफिस से बोल रहे हैं, शोभा जी बात करेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो तुम एनएसयू में रही हो, यूथ कांग्रेस में रही हो, तो मैं कमेटी बना रही हूँ, तो मेरे साथ काम करोगी? तो तब मैं थोड़ा मुझे लगा कि शायद मैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं इंटरस्टेट ट्रैवल कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। बड़ा वाला बेटा मेरा 3rd में था और छोटा वाला जो था शायद नर्सरी या ऐसे प्रेप में था। तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी ट्रैवल। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मुझे दे रही हैं, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, आभारी भी हूँ, पर एकदम से तो एक तो जवाब देना हाँ या ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, दूसरा ट्रैवल मुझे समझ नहीं आ रहा। बोले तुम टाइम लो और मुझे सोच के बताना।
तो फिर 2 दिन बाद मैंने उनको फोन करके जब घर पे चर्चा की, हस्बैंड से भी सलाह की, तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, करिए जाओ तुम, करो, बिल्कुल जाओ, और देखो कहाँ पास का अगर होगा तो भी अच्छा रहेगा, अगर दूर का भी है तो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने आगे से आपको बोला है, मौका मिल रहा है, व्हाई नॉट। तो उस समय पर मेरे पास कोई पोस्ट भी नहीं थी एक्चुअली। अच्छा, तो मुझे लगा कि एक मौका अच्छा है, और मैं कुछ सन याद है, कौन से सन की बात है? 2014 जी। तो तब मैं किसी पार्टी की किसी पोस्ट पे नहीं थी। हमारे 13 में इलेक्शन हुए थे दिल्ली सरकार जी, के, जी। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब। तो उस समय सेटबैक भी था, सब अपसेट भी थे। तो फिर मुझे लगा ये एक नया है महिला कांग्रेस में काम करने का मौका, चलिए ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैं अब मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैंने उनको वापस फोन लगा के शोभा जी को कहा कि ये दीदी, अगर कोई पास का स्टेट रहेगा तो मुझे एज अ महिला इंचार्ज के रूप में, मुझे इंचार्ज के रूप में थोड़ा आसान रहेगा, फैमिली है, बच्चे हैं, तो मैं परेशान नहीं होंगी, ना मेरा परिवार परेशान होगा। तो उन्होंने भी आगे से बढ़कर कहा, बिल्कुल हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जो चाहिए इजी स्टेट लो, मैं एक दिन में आना जाना हाँ, करना। और मतलब क्योंकि वो भी महिला अध्यक्ष, उन्होंने भी वही फेस किया सारी हाँ, सही चीज, बात। ठीक है। तो वो भी यूथ कांग्रेस में रही थी, उनके भी बच्चे थे छोटे उस समय, वो जो मदर वाला था, उनको सब समझ में आया। तो मैं लकी रही जो जहां जिनके साथ काम किया, या जो मेरे लीडर्स रहे, हमारे सोनिया जी कह लीजिए, राहुल जी, जहां जहां भी यूथ कांग्रेस में राहुल जी से जब जब भी मुलाकात होती थी, तो वो भी परिवार के बारे में भी पूछते थे, वो आपका काम के बारे में भी पूछते थे। तो इस तरीके से हमारे जो लीडर्स हैं, मैं लकी रही कि मुझे अच्छे लीडर्स के साथ में काम करने का मौका मिला। तो इसी तरीके से महिला कांग्रेस में महिलाओं के बीच जाना, अब एक बात उन्होंने सिखाई, हमने सुनी ये बात कि जब आप लीडर हैं, एज इंचार्ज बन के कहीं जा रहे हो, तो वहां पर अपनी लीडरशिप, अपनी धौंस नहीं जमानी, वहां के लीडर्स निकालने हैं। वहां कौन लीडर है, वहां हम जाके, मुझे तो राजनीति नहीं करनी, मैं हरियाणा इंचार्ज रही, राजस्थान रही, हिमाचल रही, चंडीगढ़, वहां जाके मुझे तो दिल्ली में राजनीति करनी है, लेकिन वहां किनको राजनीति करनी है, मुझे उनको सपोर्ट करना है, बहुत अच्छी बात, उनको बाहर निकालना है। तो मैं आज खुश हूं कि अगर मैं इन प्रदेशों में गई, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमने मौका दिया, वहां के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मिलकर, क्योंकि वहां की प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत बड़ा हाथ रहता है अपनी टीम खड़ी करने में, अच्छी महिलाओं को निकालने में। तो उनको मैंने उस चीज में सपोर्ट किया, और हमने बहुत अच्छी महिलाओं को बहुत मौके दिए। आपकी काफी नजदीकी भी रही सोनिया जी के पास, आप बहुत बार जाती रही। सोनिया जी के बारे में आप थोड़ा बताएं, लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से मातृत्व वाली उनके अंदर भावनाएं हैं। सोनिया जी से जब मिलने के बाद आदमी अपने आप को बड़ा महसूस करता है, तो ऐसा क्या एक करिश्मा है सोनिया जी में, जो कि उनसे मिलने के बाद आदमी को लगता है कि हमें बार बार मिलना चाहिए उनसे? वो भी एक माँ का जो रूप रहता है ना, वैसा है उनका बात करने का। आपको जैसे वही व्यवहार, मैंने आपसे बात की ना कि व्यवहार इंसान का कैसा है। अभी पिछले कुछ साल पहले मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई, और उन्होंने पूछा कैसे हो। वो मुझे नाम से नहीं बुलाती थी, वो मुझे NSY गर्ल कहा अच्छा कि वो NSY गर्ल जो है, मतलब इस तरीके से वो कहती थी। तो मैंने कहा मैम वो गर्ल अब देखो कैसे, अब तो मैं बहुत चेंज हो गई। तो बहुत हंसने लगी, बोली नहीं बहुत चेंज नहीं हुई। मतलब वो उनका जो प्यार है ना आपके प्रति, वो चीज वो छाप छोड़ जाता है दिल पर, कि वो आपको बहुत प्यार से बुलाएंगी, बिठाएंगी, बात सुनेंगी। यानी जैसे मैं तब हिमाचल की इंचार्ज थी, तो हिमाचल के चुनाव बिल्कुल नजदीक थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई फीडबैक देना चाहती हो कुछ, और बहुत इंटरेस्ट से उन्होंने उन चीजों को नोट किया, उस पर मुझसे बात की, फिर पूछा, फिर वो मुझे अच्छा लगा कि वो चीजें आगे भी पहुंची। अच्छा, उन्होंने कंटिन्यू। तो वो कुछ जो हमारे मुद्दे थे, बेसिकली ज्वलंत मुद्दे थे हिमाचल के, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, महिलाओं के बारे में भी बात की। तो मुझे अच्छा लगा कि उसको चीजों को शामिल किया गया। उसके बाद सरकार भी आई। हाँ, सरकार भी आई उसके बाद में। ऐसे ही हमारा उदयपुर संकल्प था, तो सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी भी हमारे अलग अलग रूम्स में डिस्कशन से अलग अलग ग्रुप्स बने हुए, तो वो रैंडमली जाकर कहीं पर भी बैठ जाते थे। जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, कोई चेयर खाली है, तो वो आके बैठकर सुन रहे थे कि हम लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं। राहुल जी भी और सोनिया जी भी, प्रियंका जी भी, अलग अलग वहाँ 5-10 ग्रुप बने थे अलग अलग जगह। तो वो चीज को समझकर उसको लागू करना, लोगों से हम क्या बात कर रहे हैं उसको सुन रही थी।
2-3 लोगों ने जैसे बोला कि हम बोलना चाहते हैं, तो मौका नहीं मिला, तो बोले कह रहे उनको मौका दो बोलने का, उनको मौका दो। तो वो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए। मतलब वो हर चीज को नोट भी करती और मतलब राहुल जी तो इतना कर रहे थे, जो लोग बोल रहे थे उनकी चीजों को वो लिख भी रहे थे, अपने हाथ से लिख रहे थे कि हाँ ये सजेशन आया है और ये शायद हमारे काम आ सकता है। तो लीडरशिप की ये चीजें बहुत जरूरी है। आज भी देखिए आप, वोट चोरी का इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है, एक इंसान का वोट जो है वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग बूथों में है, लाखों वोट जो हैं वो फेक हैं। तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर हम नहीं उठाएंगे, हमारी लीडरशिप नहीं उठाएगी, तो कौन उस चीज को करेगा देश के अंदर। आज तो सोनिया जी के बारे में बात हुई, राहुल जी के साथ भी आपने काम किया, राहुल जी का नेचर कैसा लगा आपको? सोनिया जी का तो आपने बताया किस तरह का, थोड़ा सा आप राहुल जी के बारे में बताइए कि किस तरह का उनका नेचर है, काम करने का स्टाइल है। जो वही मैंने बताया कि माइन्यूट चीजें भी जो हैं, जैसे हम लोग यूथ कांग्रेस में थे तो बहुत इंटरेक्शन के मौके मिलते थे। यूथ कांग्रेस में राहुल जी रैंडम सवाल पूछते थे कि क्या होना चाहिए यूथ कांग्रेस में, क्या फेरबदल होना चाहिए, या आप यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेरर हैं, आपको क्या लगता है कि अब हम पॉलिटिकली तो लोगों के बीच हैं और क्या करें। तो हमने जैसे कहा कि सामाजिक भी थोड़ा जाए, हम लोगों के बीच, जैसे हेल्थ कैंप्स होते हैं, इस तरीके की चीजें भी करनी चाहिए। तो वो उन चीज को लागू किया गया। अच्छा। वो रैंडम सवाल पूछते हैं राहुल जी ना कि और लोगों के दर्द को समझते हैं। मैंने अभी फिर से वोट चोरी वाली बात फिर कहूंगी, फिर वो मुद्दा आज ज्वलंत मुद्दा है, कौन उठा रहा है? नेता विपक्ष के रूप में राहुल जी ने उस मुद्दे को उठाया और बार बार उस पर नॉक किया कि ये हो रहा है देश के अंदर। बाकी और चीजें भी हैं, आप वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो हर चीज को माइन्यूटली देख रहे हैं और किस चीज से लोगों को फायदा होना है, किस चीज से नुकसान हो रहा है, उन चीजों, उन मुद्दों को उठाते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आज की बात है जो आज कर रहे। कल 300 एमपीज को जो डिटेन भी किया गया, पुलिस अरेस्ट किया गया, वो एमपी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर उन्हीं लोगों को अरेस्ट करके वहां ले जाएंगे, वो हमारी बात कौन रखेगा पार्लियामेंट? आम आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं। तो वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है, वो मुद्दे उठाने का काम अगर हमारे लीडर कर रहे हैं, तो आप उनकी नेचर समझिए कि वो जनता तक फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जो देश की जो आम लोग हैं, झुग्गियां अभी टूट रही थी, जो कॉलोनीज तोड़ रहे हैं, वो वहां कौन जा रहा है? जो आज की सरकारें हैं उनके तो कोई लीडर्स नहीं जा रहे, राहुल जी पहुंच रहे हैं लोगों का दुख दर्द जानने के लिए, हर तबके के लोगों के बीच में, कभी मैकेनिक्स के बीच में, कभी कुलियों के बीच में। किस लिए? कि उनके आवाज सुनना, उनकी बात सुनना, उनके मुद्दे जानना, उनके दुख दर्द जानना। तो ऐसा लीडर आप समझ ही सकते हैं उनका क्या नेचर होगा, कि वो एम्पैथी है उन लोगों के, उस दर्द को, उस चीज को देखना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं और उसको दूर करना चाहते हैं। ये तो बात हुई। अंत में मैं आपसे निवेदन करूँ कि युवा, जो हमारी देश की युवा है, बहुत सुनने को मिलता है नशे में चली गई है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे है, इतिहास नहीं जानना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पहला उसको आगे परोस देना। तो आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज का युवा, मेरे बच्चे भी टीनेजर्स हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल और गैजेट्स में बहुत बहुत लीन हैं। मेरा संदेश ये है, एज अ पेरेंट भी और एज अ कॉमन पर्सन, कॉमन मैन भी, कि हमारे संस्कृति, हमारी किताबें, हमारे संस्कार, हमारी एजुकेशन, ये सब हमारे काम आएगा। ठीक है, आजकल ज़माना मोबाइल का है, फास्ट भी जनरेशन, जो जी जेन है, वो अपनी जगह ठीक है। अभी मैं आ रही थी तो एफएम पे भी प्रोग्राम आ रहा था कि मिलेनियल्स क्या नहीं कर पाए जो जेन जी कर रहा है, तो उन्होंने कहा हम प्रॉम्प्ट हैं, हम फटाफट काम करते हैं, हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। ठीक है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, पर उस चीज़ के अंदर अपने संस्कार, अपना जो हमारा व्यवहार, इस चीज़ को कभी ना भूलें। ये हम शौक में ड्रग्स की तरफ, हम शौक में चीज़ें, इन सब गलत चीज़ों को अपना तो लेते हैं, लेकिन उस चीज़ का बहुत बुरा असर रहता है और हम अपना जीवन को खोखला करते हैं इसमें। तो मैं संदेश सब बच्चों को ये देना चाहती हूँ, टीनेजर्स हों चाहे यंग जनरेशन हो, कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें,
ताकि आपका नाम हो, एक मुकाम हो और आप जहां रहें आपको लोग याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी। बातें अनकही में बहुत सारी बातें आपके साथ हुई और अभी बहुत सारी बातें हो भी सकती थी, लेकिन समय का हमको भी ध्यान रखना है। समय को ध्यान रखते हुए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा। बातें अनकही में आप आए और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भविष्य में भी आपसे इस तरह की मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।